नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। बिहार की राजनीति के दिलचस्प खेले में हम और आप तमाम लोग सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे नीतीश कुमार के खेले के बारे में, लालू यादव के ऑफर और फिर ऑफर की थाली छीन लेने के बारे में, भारतीय जनता पार्टी के बारे में भी। लेकिन बिहार की राजनीति में कई दिलचस्प चेहरे ऐसे हैं, कई दिलचस्प किरदार ऐसे हैं जिनके बिना बिहार की राजनीति की ना तो चर्चा की जा सकती है और ना ही जिनके बिना बिहार की राजनीति के अंतिम परिणाम के बारे में सोचा तक जा सकता है। आजकल इनमें से तीन किरदार बेहद अहम हैं जो लगातार चर्चा में आ रहे हैं। पहले किरदार तो चिराग पासवान है, अपनी पार्टी के मुखिया हैं, केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री हैं, लेकिन इस बीच उन्होंने एक बार फिर से बिल्कुल 2020 की तरह बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लेकिन 2020 में जो चिराग पासवान बार-बार अपने आप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते नहीं थकते थे, आजकल वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम तो नहीं लेते हैं, लेकिन बीपीएससी छात्रों के मसले पर, प्रशांत किशोर के आंदोलन के मसले पर जिस तरह से वो मुखर होते जा रहे हैं, उससे साफ-साफ ये नजर आ रहा है कि एक बार फिर से चिराग पासवान नीतीश कुमार को सबक सिखाना चाहते हैं, अपना पुराना हिसाब-किताब बराबर करना चाहते हैं। दूसरे अहम किरदार बिहार की राजनीति में चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस है, जो एक जमाने में चिराग पासवान से उनकी पूरी की पूरी पार्टी छीन कर ले गए थे। नीतीश कुमार की मदद से वो मोदी की पिछली सरकार में मंत्री भी बन गए थे। चिराग पासवान हाथ मलते रह गए, लेकिन आजकल वो चचा पशुपति पारस, जिन्होंने दही चूड़ा के भोज का आयोजन किया, लालू यादव अपने बेटे तेज प्रताप यादव के साथ उस भोज में पहुंचे और इसके बाद उनके तेवर भी एक तरह से बदले बदले नजर आ रहे हैं। अब तो वो यहां तक बयान दे रहे हैं कि उनकी पार्टी दलितों की पार्टी थी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में उन्हें टिकट देने लायक तक नहीं समझा, जबकि उनके पास 5 सांसद थे, फिर भी उन्हें एक भी टिकट नहीं दिया गया। अब वो कह रहे हैं कि पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाएंगे। नेता है तो राजनीति करने वाले कोई साधु तो नहीं होते हैं, समय आने पर हिसाब बराबर करेंगे, लेकिन वो हिसाब बराबर कैसे करेंगे, ये पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाएंगे, पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाएंगे, उसमें वो तय करेंगे। निश्चित तौर पर बिहार के विधानसभा सीट पर, बिहार के विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी की क्षमता ताकत भी उनको दिखानी है। और बिहार की राजनीति में तीसरे अहम किरदार वो शख्स है जिनके बारे में ये कहा जाता था एक जमाने में कि नीतीश कुमार ने उनको बिहार का मुख्यमंत्री बनाकर एक बड़ा ट्रम्प कार्ड खेल दिया। और फिर उन्हीं जनाब के बारे में नीतीश कुमार ने एक बार कहा कि गलती से मैंने मुख्यमंत्री बना दिया, मुख्यमंत्री बनाकर गलती की। जी हाँ, आपने ठीक पहचाना, जीतन राम मांझी आजकल मोदी सरकार में मंत्री हैं, केंद्र सरकार में मंत्री हैं, लेकिन उनका भी दर्द अब छलकने लगा है। उन्होंने कहा कि झारखंड में हमें सीटें नहीं दी गई, दिल्ली में हमें विधानसभा चुनाव में सीटें नहीं दी गई, जबकि झारखंड में जनता दल यूनाइटेड को दी गई, चिराग पासवान तक को दी गई। देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार और चिराग पासवान दोनों की पार्टी को सीटें दी गई। तो उन्हीं जीतन राम मांझी साहब का दर्द जो है वो छलक छलक कर बाहर आ रहा है और अब वो कह रहे हैं कि बिहार में एनडीए में वो अपने दल की ताकत दिखाएंगे, अपनी राजनीतिक ताकत दिखाएंगे। इससे पहले आप इन तीनों नेताओं के बयानों से कोई और मतलब और मायने निकाले तो वहां मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह वाली भारतीय जनता पार्टी गुजरात में रहने के दौरान ही ये सबक सीख चुकी थी कि वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की लिस्ट ही तैयार नहीं करते थे, बल्कि आरोप तो यहां तक लगाया जाता था कि कई बार वो गुजरात में कांग्रेस के उम्मीदवारों की भी लिस्ट तैयार किया करते थे। जी हां, ये बहुत दिलचस्प आरोप है। हाल ही में महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में भी ये कहा गया, उसमें से कई नाम तो सार्वजनिक है कि अजीत पवार की पार्टी से, एकनाथ शिंदे की पार्टी से जिन उम्मीदवारों ने विधानसभा चुनाव लड़ा भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में, उसमें से 17 उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें एक्सपोर्ट किए थे, निर्यात किए थे। यानी भाजपा के नेताओं को, भाजपा के 17 चेहरों को अजीत पवार और एकनाथ शिंदे की पार्टी ने अपने अपने दलों से, अपने अपने सिंबल पर, अपने अपनी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनावी मैदान में उतारा था। तो जिन मैं तीन अहम किरदारों का जिक्र कर रहा हूं, चिराग पासवान, पशुपति पारस, जीतन राम मांझी, इनकी डोर क्या कहीं और है?
कोई और है जो इनको खींच रहा है, और कोई और जो इनको खींच रहा है उसके बहाने वो आखिर हासिल क्या करना चाहता है, साबित क्या करना चाहता है। लेकिन ये सिर्फ तीन ही अहम किरदार नहीं है, इसके अलावा भी बिहार की राजनीति में कई अहम किरदार है जिनकी चर्चा किए बिना आप इन तमाम बातों को विराम नहीं दे सकते। उपेंद्र कुशवाहा ये भी एक सबसे बड़े किरदार है। ये कब अपनी राजनीतिक पार्टी बनाते हैं, कब विलय कर देते हैं, कब फिर से अपनी राजनीतिक पार्टी बना लेते हैं, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। बहुत कम लोगों को इनके नए राजनीतिक दल का नाम ध्यान होगा, लेकिन ये भी एक किरदार है और आने वाले दिनों में आप इनकी तरफ से भी बयानों का एक नया दौर सुनेंगे। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आज की तारीख में जो एनडीए में, बिहार में एनडीए में की बात मैं करूं तो 5 दल उसमें शामिल है। 5 दल कौन कौन से? भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार साहब की पार्टी है, चिराग पासवान साहब की पार्टी है, मांझी साहब की पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा साहब की पार्टी है। और पशुपति पारस कब एनडीए में होते हैं, कब नहीं होते, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। साहनी साहब भी एक बहुत बड़े किरदार हैं बिहार की राजनीति के, वो भी अभी अंतिम फैसला करेंगे। तो इन राजनीतिक दलों की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, एनडीए का दायरा जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, इस तरह की तीखी और तल्ख बयानबाजियों का दौर शुरू हो जाएगा। और क्यों शुरू हो जाएगा? नीतीश कुमार की घेरेबंदी करने के लिए, नीतीश कुमार पर दबाव डालने के लिए। एक बार फिर से जो मैंने गुजरात फॉर्मूले का जिक्र किया था, जिसका इस्तेमाल नरेंद्र मोदी और अमित शाह की भाजपा ने महाराष्ट्र में भी किया था, उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल क्या कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में, यानी बिहार में जो कुछ महीनों बाद विधानसभा का चुनाव होना है उसके लिए किया जा रहा है? क्या उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल कर अमित शाह नीतीश कुमार की वो हालत कर देना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड यानी अपनी पार्टी के फैसले भी ना ले सके, नीतीश कुमार ये भी फैसला ना ले सके कि अपनी पार्टी से उन्हें कौन से उम्मीदवार को कहां से उतारना है और एनडीए गठबंधन में वो कौन कौन सी सीटें मांगे? हालांकि राजनीतिक जानकार मानते हैं, मेरे सूत्र भी बताते हैं कि जहां सीटों की बात आती है, जहां मंत्रालयों की बात आती है, जहां विभागों के बंटवारे की बात आती है, वहां नीतीश कुमार एकदम से चाक चौबंद और चौकस हो जाते हैं। इतना आसान नहीं होगा घेरेबंदी करना। लेकिन पिछले चुनाव का आंकड़ा देखिए, इस चुनाव की मांगे देखिए, नेताओं के आ रहे बयानों को देखिए, इन सबका जो नतीजा निकलता है वो एक ही निकलता है कि एक तरह से बीजेपी, अमित शाह वाली भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार की घेरेबंदी इस तरह से करना चाहती है कि बिहार के विधानसभा चुनाव में वो किसी भी सूरत में 50-55 विधायकों के आंकड़े को पार ना कर सके, जबकि नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि वो किसी भी सूरत में 75-80 विधायकों के आंकड़े को पार करे, ताकि भारतीय जनता पार्टी जो बार बार उनको सार्वजनिक रूप से अपमानित करती रहती है, ये कहते हुए कि कम सीटें आने के बावजूद भी हमने नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया क्योंकि हम गठबंधन धर्म का पालन करते हैं, इस अपमान से वो निजात पा सके, वो छुटकारा पा सके। लेकिन बीजेपी ये चाहती है कि नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में बने रहे, लेकिन उनके विधायकों की संख्या भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से कम हो, ताकि वो मुख्यमंत्री तो बने रहे लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी चलाती हुई नजर आए। और मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा, अब आपको आंकड़े बताता हूं मैं। पिछली बार, पिछले 2020 के विधानसभा चुनाव में 115 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड लड़ी थी और उसको जीत हासिल हुई थी सिर्फ 43 सीटों पर। इसमें चिराग पासवान का बहुत बड़ा रोल था। मैंने बताया कि हनुमान बन के वो 134 सीटों पर लड़ गए, नीतीश कुमार के हारने का कारण बने। 28 सीटें नीतीश कुमार की कम हो गई, वो 71 से घटकर 43 पर पहुंच गए। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो है वो 110 सीटों पर लड़कर 74 विधायक जिताकर लाई, तो बड़े भाई की भूमिका में आ गई। उस समय एनडीए गठबंधन में साहनी साहब भी थे, 11 सीटों पर चुनाव लड़े, 4 सीट जीते। बाद में उन्होंने आए बाएं करने की कोशिश की तो सारे विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने अपने अंदर शामिल करा लिया। हम जीतन राम मांझी साहब को 7 विधानसभा सीटें लड़ने के लिए मिली थी, 4 उसमें से जीत कर आए। जीतन राम मांझी बाद में लोकसभा का चुनाव लड़े और फिर वो केंद्र सरकार में मंत्री बने बैठे हैं। तो ये उन तमाम दलों की बात मैंने आपको बताई जो 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन का हिस्सा थे। अब सीट बंटवारे में दिक्कत क्या आ रही है, अब सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है? ये बात बिल्कुल सही है कि नीतीश कुमार हमेशा ये चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कुछ सीटें उनके पास ज्यादा होनी चाहिए। पिछले विधानसभा चुनाव का मैंने आंकड़ा आपको बता दिया, जनता दल यूनाइटेड 115 सीटों पर लड़ी थी, भारतीय जनता पार्टी 110 सीटों पर लड़ी थी। लेकिन उसमें तमाम दल जो
मैंने गिनवा दिए, इस बार चिराग पासवान जो है वो एनडीए गठबंधन का हिस्सा है, केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी अपने नए राजनीतिक दल बनाकर एनडीए गठबंधन का हिस्सा है और वो भी चाहेंगे कि उनकी पार्टी को भी विधानसभा में कुछ सीटें मिले और इन तमाम नेताओं का इस्तेमाल करके अमित शाह यानी भारतीय जनता पार्टी घेरेबंदी करेंगे नीतीश कुमार की, ताकि उनके चुनाव लड़ने वाली सीटों का आंकड़ा जो है वो किसी तरह से भी 100 से नीचे आ सके, ताकि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की संख्या नीतीश कुमार के विधायकों की संख्या से ज्यादा हो। इसलिए जो तमाम बयान जो दिए जा रहे हैं, ये तमाम किरदार जो मैंने बिहार की राजनीति के आपको बताए, कहा यहां तक जा रहा है कि इनकी डोर, इनकी बागडोर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हाथ में है। वो इनको नचा रहे हैं और आने वाले दिनों में इनका इस्तेमाल करके वो नीतीश कुमार को डराने की कोशिश करेंगे। कैसे डराने की कोशिश करेंगे वो आगे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले अब ये 2025 का एक संभावित फॉर्मूला आपको बता देता हूं मैं। वो संभावित फॉर्मूला क्या हो सकता है, मैं फिर बता दूं कि ये संभावित फॉर्मूला जो है बिहार की राजनीति का विश्लेषण करने के बाद तैयार किया गया फॉर्मूला है, तमाम राजनीतिक दलों के मिजाज को देखते हुए तैयार किया गया फॉर्मूला है। और उसमें देखिए 243 सदस्यीय विधानसभा है। जनता दल यूनाइटेड किसी भी हालत में चाहेगी, यानी नीतीश कुमार चाहेंगे कि भाजपा से 2-3 सीटें वो ज्यादा लड़े और वो जिन सीटों पे लड़े उसका आंकड़ा हर हाल में 100 से ऊपर हो। तो मैं ये मान के चल रहा हूं आज की परिस्थिति में कि 102 से 105 के बीच नीतीश कुमार की पार्टी विधानसभा में चुनाव लड़ सकती है एनडीए गठबंधन में, अगर तब तक बनी रही तो। भारतीय जनता पार्टी जो है उसके सीटों का भी आंकड़ा कम हो जाएगा। पिछली बार मैंने आपको बताया कि किस तरह से वो 110 विधानसभा सीटों पर लड़े थे, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी 100 या 101, 102 के बीच में विधानसभा सीटों पर लड़ सकती है। तीसरा जो सबसे बड़ा फोर्स है चिराग पासवान, पिछली बार 134 सीटों पर लड़े, जीत उन्हें एक ही सीट पर हासिल हो पाई, लेकिन उनके पास 5.66% वोट उनको पिछले चुनाव में मिला था। इस बार चिराग पासवान दावेदारी जता रहे हैं 50 से 60 सीट के बीच में, हालांकि सूत्र ये बता रहे हैं कि वो किसी भी तरह से 20 से नीचे नहीं जाएंगे, यानी 20, 21, 22 सीटें वो लेना चाहेंगे। अब जरा देखिए कि अगर मैं नीतीश कुमार की सीटों की संख्या निकाल दूं, अगर उसमें मैं बीजेपी की सीटों की संख्या निकाल दूं संभावित, और चिराग पासवान के सीटों की संख्या निकाल दूं, तो कुल मिलाकर सीटें बचती हैं 8 से 10। और इस 8 से 10 में आपको जीतन राम मांझी को भी एडजस्ट करना है, आपको उपेंद्र कुशवाहा को भी एडजस्ट करना है, और अगर साहनी साहब फिर आ जाते हैं तो उनको भी एडजस्ट करना है। पशुपति पारस अगर महागठबंधन का हिस्सा नहीं बन पाते हैं, अगर उनको भी इसी गठबंधन में रखा जाता है, लेकिन संभावना बहुत कम है चाचा भतीजे दोनों का, लेकिन अगर रखा जाता है, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि पशुपति पारस जैसे नेताओं के लिए न तो सिद्धांत कोई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है, न राजनीतिक दल, न राजनीतिक बयान, उन्हें जो चाहिए वो बहुत थोड़ा चाहिए। अगर वो बहुत थोड़ा भी देने की हालत में बीजेपी आ जाएगी तो एनडीए गठबंधन के साथ बने रहेंगे, तो उनको भी एडजस्ट करना है। और इन तमाम लोगों को एडजस्ट करने में मैंने कहा ना कि नीतीश कुमार को कैसे डराया जा रहा है, नीतीश कुमार को ऐसे डराया जाएगा कि देखो भाई 50-55 सीटें चिराग पासवान मान रहे हैं, मैंने बहुत दबाव डाला तो 20-22 पे आ गए। इसी तरह से जीतन राम मांझी के बारे में कहा जाएगा, इसी तरह से उपेंद्र कुशवाहा के बारे में कहा जाएगा, इसी तरह से पशुपति पारस और साहनी अगर ये दोनों आते हैं तो इनके बारे में भी कहा जाएगा। और बाद में एक डायलॉग चेप दिया जाएगा जो आमतौर पर इस तरह की बैठकों में चेपा जाता है कि ठीक है नीतीश कुमार जी, आप तो हमारे एनडीए गठबंधन के नेता हैं, आप मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, आपके आदेश पे निर्देश पे ये गठबंधन काम करेगा। मैं मना कर देता हूं चिराग पासवान को, मैं मना कर देता हूं पशुपति, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, तमाम नेताओं को मना कर देता हूं, और इसका लब्बो लुआब ये होगा कि ठीक है फिर चिराग अलग लड़ेगा तो हमें कुछ मत कहिएगा। और यही वो डर है जिससे नीतीश कुमार को डराने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करेगी, क्योंकि मैं याद दिला दूं कि पिछले चुनाव में, पिछले विधानसभा चुनाव में 134 विधानसभा सीटों पर लड़कर चिराग पासवान ने अकेले नीतीश कुमार की हालत इतनी खराब कर दी थी कि वो 43 पर आ गए, 28 विधायकों का उनको नुकसान हो गया, जिसका खामियाजा नीतीश कुमार आज तक भुगत रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि जो तमाम किरदार है बिहार की राजनीति के, इन सब की डोर कहीं ना कहीं क्या अमित शाह के हाथ में तो नहीं है?
ये तमाम लोग जिस तरह से बयान दे रहे हैं, जिस तरह की बयानबाजी का नया दौर शुरू हो गया है, क्या ये नीतीश कुमार पर दबाव डालने की एक रणनीति का अहम हिस्सा है? जबकि नीतीश कुमार आजकल प्रगति यात्रा पर निकले हुए हैं, अपने जनता दल यूनाइटेड के कोर वोट बैंक महिला मतदाताओं से लगातार संवाद कर रहे हैं। तो इस बीच क्या इन नेताओं की बयानबाजी एक दबाव, एक प्रेशर डालने की रणनीति का हिस्सा है? और मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बिहार की राजनीति में इतने दिलचस्प कौन बन चुके हैं, इतने दिलचस्प नेता बन चुके हैं कि बहुत ही नैरो मार्जिन से इस बात का फैसला होना है कि 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद सरकार कौन बनाएगा, मुख्यमंत्री कौन बनाएगा। पार्टियां इतनी ज्यादा आ चुकी है, राजनीति में घालमेल इतना ज्यादा हो चुका है, कब कौन सा राजनीतिक दल, कब कौन सा नेता किस गठबंधन के साथ रहेगा, किस गठबंधन से बाहर चला जाएगा, किस गठबंधन में शामिल हो जाएगा, ये तमाम चीजें बिहार की राजनीति में अबूझ पहेली बनी हुई है। और अगर आप पिछले विधानसभा चुनाव का आंकड़ा मैं फिर आपको बताऊंगा कि पिछले विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को मैंने आपको 4 राजनीतिक दलों के नाम गिना दिए, जेडीयू, भाजपा, वीआईपी और हम, इन चारों राजनीतिक दलों को मिलाकर 1,57,01,226 वोट मिले थे। वहीं महागठबंधन को, जो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जो महागठबंधन चुनाव लड़ा था, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल थी, जिसमें कांग्रेस, जिसमें सीपीआई एमएल, जिसमें सीपीआई, जिसमें सीपीएम जैसे राजनीतिक दल शामिल थे, इनके विधायकों की संख्या 110 थी। एनडीए के 125 के मुकाबले ये 15 विधायक कम थे। लेकिन वोटों पे गौर कीजिएगा, मैंने आपको बताया एनडीए को मिले थे 1,57,01,226, महागठबंधन को मिले थे 1,56,88,458। यानी जो अंतर था दोनों गठबंधन के बीच में वो सिर्फ 12,768 का था। प्रतिशत में अगर मैं अंतर बताऊं तो दोनों गठबंधन के बीच जो अंतर था वो सिर्फ 0.03% का अंतर था। यानी सिर्फ इतने अंतर से, 12,768 वोटों के अंतर से राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व वाले महागठबंधन को 5 सालों तक विपक्ष में बैठना पड़ गया था। तो इसमें से हर नेता की अपनी एक अलग भूमिका है। ऐसे में यह साफ साफ नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का आला कमान, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इन तमाम नेताओं का इस्तेमाल कर रहे हैं नीतीश कुमार पर दबाव बनाने के लिए, ताकि सीट बंटवारे पर, यानी गठबंधन में कौन से राजनीतिक दल कितनी सीटों पर लड़ेगा, कौन कौन सी सीटों पर लड़ेगा, जब इस बात का फैसला होगा तो नीतीश कुमार दबाव में रहे। और नीतीश कुमार के अहंकार को एक तरह से संतुष्ट करने के लिए, नीतीश कुमार के ईगो को संतुष्ट करने के लिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह फिर गुजरात फॉर्मूले वाला दांव खेल दे, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के फॉर्मूले वाला दांव खेल दे कि ठीक है नीतीश जी, अगर आप चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले आपको ज्यादा विधानसभा सीटें दी जाएंगी चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि हम आपके नेतृत्व में लड़ रहे हैं। लेकिन इतने उम्मीदवार हम आपको इन सीटों पर दे रहे हैं, मजबूत उम्मीदवार दे रहे हैं जो आपके टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, जो जनता दल यूनाइटेड के चुनाव चिन्ह और सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे। लेकिन वो नेता भारतीय जनता पार्टी के होंगे, सीटें आपकी ज्यादा होंगी। पब्लिक में जो परसेप्शन बनेगा वो यही बनेगा कि नीतीश कुमार को ज्यादा सीटें बीजेपी के मुकाबले मिली है। लेकिन नीतीश कुमार के जो उम्मीदवार होंगे उसमें एक अच्छी खासी तादाद जो होगी वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की होगी। जैसा कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के, इन दोनों राजनीतिक दलों को मिलाकर 17 उम्मीदवार ऐसे थे जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे। तो क्या उस तरह की स्थिति पैदा करने के लिए, उस तरह के राजनीतिक हालात पैदा करने के लिए अमित शाह इन तमाम मोहरों का इस्तेमाल कर रहे हैं? अब आप सोच रहे होंगे कि कोई व्यक्ति इतना सर्वशक्तिमान कैसे हो सकता है कि वो इन तमाम नेताओं का, तमाम मोहरों का इस्तेमाल कीजिए। तो जाते जाते मैं आपको इन सब का इतिहास बता दूंगा। चिराग पासवान, उनके पिता की मृत्यु के बाद घर खाली करवाया गया, 12 जनपद का घर खाली करवाया गया। वो 12 जनपद का घर, जिस घर पर एक जमाने में पैदल पहुंची थी कांग्रेस की उस समय की राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी। और सिर्फ घर ही नहीं खाली करवाया गया, उनसे उनकी राजनीतिक पार्टी छीन ली गई, उनसे उनके सारे सांसद छीन लिए गए। लेकिन आज उसी भाजपा के साथ चिराग पासवान मंत्री बने हुए बैठे हुए हैं। तो आप राजनीतिक प्रतिबद्धता का अंदाजा लगा लीजिए। अब आपको जो समझना है वो समझ सकते हैं। और बाकी जो तमाम नेताओं के नाम मैंने गिनाए, जीतन राम मांझी, वो जीतन राम मांझी मैं जानता हूं 2010 का विधानसभा चुनाव
उस चुनाव में किस तरह से जिताया गया, मुझे पता है वो किस तरह से जिताया गया। उन जीतन राम मांझी साहब को बिहार का मुख्यमंत्री जिन नीतीश कुमार ने बनाया, उन नीतीश कुमार को धोखा देते हुए जीतन राम मांझी साहब को समय नहीं लगा। वो कब नीतीश के साथ होते हैं, कब लालू यादव के साथ होते हैं, आज भाजपा के साथ है, कल फिर से किसी और के साथ होंगे। इससे आप उनकी राजनीतिक प्रतिबद्धता का अंदाजा लगा सकते हैं। पशुपति पारस के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। उपेंद्र कुशवाहा के बारे में अगर आप लगातार उनको फॉलो कर रहे हैं, तब भी आप नहीं बता पाएंगे कि अपने राजनीतिक करियर में उन्होंने कितनी बार कौन-कौन से नाम से दल बनाया। साहनी साहब का कहना ही क्या। तो देखिए, तमाम नेताओं के अपने-अपने स्वार्थ हैं, बहुत छोटे-छोटे स्वार्थ हैं, निहित स्वार्थ है। इसलिए इनको रिमोट कंट्रोल से चलाना अमित शाह के लिए, भारतीय जनता पार्टी के आला कमान के लिए कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। वो भी उस भाजपा के लिए जो लगातार तीसरी बार केंद्र की सत्ता में बैठी हुई है, जिसके पास ईडी और सीबीआई जैसी तमाम जांच एजेंसियां हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।